हेलो दोस्तों, यस फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सब परिवार और सब्जेक्ट के अंतर्गत आवास को कवर करेंगे। हम सब सबसे पहले आवास चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, फिर उसके बाद आवास से ही लास्ट में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कराया जाएगा विथ PDF। आज के जो हम सब क्लास को कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम सब सबसे पहले समझेंगे आवास कहते किसे हैं, आवास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आवास होते हैं, किसके लिए किस तरीके से आवास चाहिए। इस पर हम सबसे पहले इस पर हम सब विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब आवास की परिभाषा समझते हैं। आवास से कहेंगे किसे? एक ऐसा स्थल जहां परिवार के सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, वह उसका आवास कहलाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जहाँ पे लोग ज़्यादा समय रहें, जहाँ पे लोग ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वह उसका आवास कहलाता है। अब सभी के लिए आवास अलग अलग प्रकार का होता है। जानवरों के लिए अलग से आवास चाहिए, आदमियों के लिए अलग आवास होता है, पक्षियों के लिए अलग आवास होता है। इस पे हम सब आगे चर्चा करते हैं। अगर हम सब आवास के प्रकारों की बात करें तो आवास के प्रकार जो हैं, आवास के दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है अस्थायी आवास और एक होता है आपका अस्थायी आवास। अब हम सबसे पहले समझें कि अस्थायी आवास के अंतर्गत हम सब किसको रखेंगे, कौन से घर रहेंगे, कि कौन सा आवास अस्थायी आवास आएगा और कौन सा आवास आपका अस्थायी आएगा। अस्थायी आवास ऐसे आवास जिसमें मनुष्य अस्थायी रूप से रहता है। कैसा दोस्तों? अस्थायी रूप से रहता है, उसे हम अस्थायी आवास कहते हैं। जैसे अभी आप पक्का घर बना ले रहे हैं, पक्का घर में रह रहे हैं, तो फिर यह अस्थायी आवास में आएगा, क्योंकि आप उसे फिर दोबारा उखाड़ के नहीं और कहीं शिफ्ट करेंगे। आपके इस तरीके से घर आपके अस्थायी आवास होते हैं। अगर हम सब अस्थायी की बात करें, अस्थायी आवास ऐसा आवास जिसको कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसे हम अस्थायी आवास कहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ऐसा आवास जिससे हम कुछ समय के लिए, हमारी ज़रूरत है हम उसे बनाएं, फिर हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई हम उसे हटा दिए। जैसे टेंट हो गया दोस्तों, टेंट का उपयोग हम सब करते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम है, कुछ है तो हम लगाते हैं। एक अस्थायी के तौर पे बना लेते हैं, फिर उस काम निकलता है तो हम उसे हटा देते हैं। जैसे रैन बसेरा। अब रैन बसेरा की अगर हम सब बात करें तो जाड़ों में सरकार व्यवस्था करती है स्टेशनों पे, बस स्टॉपों पे, तो वहाँ उसे हम अस्थायी आवास के अंतर्गत रखते हैं। हम सब आगे समझते हैं आवास से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो कुछ परिभाषाएं दिए थे, हम उसके समझते हैं। कौन सा परिभाषा कौन दिए थे? एगन। आवास इकाई एक कक्ष अथवा कक्ष समूह है जिसमें एक परिवार या अन्य समूह अथवा एक व्यक्ति रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। ऐसा किसका मानना था दोस्तों? एगन का मानना था। अगला है RS देशपांडे। आवास मानव समूह के लिए सरल स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। अगला है सर एडवर्ड कुक। प्रत्येक व्यक्ति का आवास उसका दुर्भेद्य दुर्ग होता है, जहां हिंसा अथवा आघात से रक्षा होती है, जहां उसे विश्राम मिलता है। इनका मानना था कि जो आदमी का अस्थायी आवास होता है वह उसका एक किला होता है, जहां पर उसे हिंसा से बचाता है। वहां पर कोई समस्या हुई, कोई हमला हुआ तो वह उसका आवास बचाता है और वह ज़्यादा समय वहाँ पे विश्राम करता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक शब्द आता है घर और आवास। इसके देखने में तो एक जैसे लगेगा, घर भी एक है और आवास, घर, दोनों मतलब एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हम उसको अंतर को यहाँ समझते हैं कि हम घर किसे कहेंगे और आवास किसे कहेंगे। यहाँ पे एक कॉलम बना है घर और एक कॉलम बना है आवास। पहले हम घर को समझते हैं। घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है दोस्तों। जो आपका घर होता है उसमें जो है पारिवारिक जीवन, फैमिली रहती है, और आवास में
आवास ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि सामग्री से बनी हुई इमारत या भवन को कहा जाता है। आवास हम उसे कहेंगे दोस्तों, ये चीज़ तो आप कहेंगे घर में भी तो यही चीज़ लगेगा, ऐसा तो नहीं बिना इस चीज़ के बन जाएगा। हम आवास में भी यह चीज़ लगेगा। अंतर क्या रहेगा? अंतर यह है दोस्तों, यहाँ पे पारिवारिक जीवन होता है, यहाँ पे पारिवारिक जीवन नहीं होता है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली होते हैं, सब एक लोग एक साथ मिल के रहते हैं। आवास में आप सिंगल भी एक रूम लेके रह सकते हैं, वैसे मतलब इससे हम आवास की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे पारिवारिक जीवन, पारिवारिक माहौल नहीं रहता है। और दूसरा है, घर के अंतर्गत मकान का प्रयोग आवास हेतु किया जाता है। जो आपका घर है दोस्तों, इसका घर के अंतर्गत मकान का प्रयोग आवास हेतु आप कर सकते हैं। आवास के भवन का उपयोग होटल, छात्रावास, स्कूल, बैंक आदि के लिए किया जाता है। यहाँ पे कह रहे थे घर वाले कॉलम में कि जो आपका घर होता है उसे हम आवास के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका घर है, पहले रह रहे थे आप, यहाँ से और कहीं शिफ्ट हो गए, फिर जो आपका घर हो गया रेंट पे दे दिए, तो फिर आपका ये आवास के श्रेणी में आएगा। वही कह रहे हैं कि आवास के भवन जो होते हैं दोस्तों, जैसे आपका होटल हो गया, छात्रावास हो गया, जो स्कूल हो गए, बैंक हो गए, ये सब आपके आवास के अंतर्गत आते हैं। घर का बदलना आसान नहीं होता है और इसमें आवास में दोस्तों परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार आवास को बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य, जो आपका घर होता है दोस्तों, आपने कहीं बना लिया घर, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत रेयर चांस में कुछ लोग चेंज करते हैं, लेकिन चेंज नहीं करते हैं, आपको अस्थायी आवास होता है। लेकिन जो आपका आवास होता है, जो आपका आवास होता है उसे आप बदल सकते हैं। जैसे आप कहीं पे रूम लेके रह रहे हैं, ऊपर आप रह रहे हैं, आप गर्मी में सीजन ज़्यादा लगे तो आप नीचे चले आएँ, फिर ठंडी आ गई तो आप ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार जैसी आपकी परिस्थिति लगी, आप उस हिसाब से अपना आवास चेंज कर सकते हैं। लेकिन घर को बदलना आसान नहीं होता है। सामान्यतः घर विवाह के बाद बनता है। आवास कहीं भी लिया जा सकता है तथा परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। वही कह रहे हैं कि आवास जो है आपके जिस हिसाब से परिस्थिति रहेगी, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, घर में निवास करने वाले लोग के बीच परस्पर भावनात्मक संबंध होते हैं। जो आपका घर होता है दोस्तों, जो इसमें जो लोग ज्वाइन होते हैं, सभी लोग भावनात्मक संबंध से जुड़े होते हैं। लेकिन जो आपका आवास होता है, इसमें भावात्मक और संवेगात्मक का लगाव नहीं होता। जैसे अभी आप ही कहीं रह रहे हैं रूम लेकर, तो जो आपके बगल है बस हेलो हाय इतने तक सीमित है, उसे संवेगात्मक तौर से उसे आप नहीं जुड़े रहेंगे, भावनात्मक तौर से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपका घर का नहीं है। आप आवास में रह रहे हो, वो अपना भाड़ा देगा, आप अपना भाड़ा देंगे। इसलिए ये सब आवास और घर में अंतर है दोस्तों। अभी तो हम सब सिर्फ भूमिका समझे हैं कि जो आवास की भूमिका होती है उसको। अभी हम क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं, आवास समझते हैं। आवास में हम सबसे पहले मानव का जो आवास होता है, मानव को किस प्रकार से कहाँ पे कैसे घर चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। पहले इसका हम आवास को समझते हैं। जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं उसे उसका आवास कहते हैं। सभी जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। वही हम कह रहे थे कि दोस्तों शुरू में ही आपको बताएं, सभी के लिए अलग आवास चाहिए। जैसे आदमियों के लिए अलग प्रकार से आवास चाहिए, जानवरों के लिए अलग प्रकार से आवास चाहिए, पक्षियों के लिए अलग से आवास चाहिए। ऐसा नहीं कि जानवर जो है पक्षी के आवास में रह लेगा और पक्षी जो है आदमी जो है जानवर के आवास में रह लेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए सभी के लिए अलग अलग प्रकार से आवास चाहिए। सबसे पहले हम सब मानव के आवास पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मिट्टी के घर देखेंगे। कौन से घर कहाँ पाए जाते हैं और मिट्टी के घर कहाँ पे पाए जाएंगे, किस इलाके में पाए जाएंगे, इस पे हम सब चर्चा करते हैं। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, मिट्टी के घर कहाँ पाए जाएंगे। आप कहेंगे इतने टेक्नोलॉजी के ज़माना में आज भी मिट्टी के घर कोई क्यों बनाएगा, उससे ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन है ऐसा स्थान है जहाँ आज भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। वह है आपका दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कैसे गोले गोले से घर बनाए हैं, ऊपर छप्पर टाइप लगाए हैं, नीचे मिट्टी की जो है मोटी मोटी दीवारें बनाए हैं। अब यह ऐसा क्यों बनाते हैं, इस पे हम सब देखते हैं, चर्चा करते हैं। कहने हैं कि इस प्रकार के घर सामान्यतः अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पे समझना होगा दोस्तों,
यहाँ पे कह रहे हैं अत्यधिक तापमान। अब अत्यधिक तापमान पड़ता कहाँ है आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में? अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान पड़ेगा? तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे राजस्थान। जो आपका राजस्थान इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान पड़ता है। जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे तापमान ज़्यादा पड़ रहा तो ऐसे घर कहाँ पाए जाएंगे? आपके राजस्थान में पाए जाएंगे। अब ऐसे घर बनाए क्यों जाते हैं, कैसे, इस पर हम सब देखते हैं। इस प्रकार के घरों की दीवारों मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं ताकि इसके अंदर गर्मी न पहुंच सके। इसको जो दीवारें होती हैं मिट्टी की होती हैं लेकिन मोटी होती हैं। मोटी इसलिए होती हैं ताकि इसकी जो बाहर की गर्मी है वह अंदर ना जा सके। आज के समय में दोस्तों जो आपके ईंट की दीवारें बनती हैं, आप अगर ऊपर रह रहे हैं तो आप जो आपका दीवार होती है दोनों तरफ से गर्म हो जाती है। आप बाहर से टच करेंगे तब भी लगेगा पूरा, और अंदर टच करेंगे तब भी लगेगा पूरा हीट हो गया है, इसलिए कि वो पतली होती है और ईंटा है तुरंत लाल होके अंदर भी वो जलने लगता है। लेकिन जो मिट्टी की दीवार रहेगी और मोटी रहेगी तो फिर बाहर जो टेम्परेचर रहेगा वह अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है। और इसका जो अगला पॉइंट है, ऐसे घरों के छत टुनटुनियों और लकड़ियों से बनाए जाते हैं जिसमें अधिकांशतः नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों इस प्रकार के जो घर हैं दीवारें तो इनका मिट्टी की बना ली गई हैं, लेकिन इनके जो छत होते हैं वह नीम और कीकर के बनाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे छतों में कीड़े मकोड़े न लगें। यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिएगा, इनका जो है छत बनाया गया नीम और कीकर से। आप पूछ सकते हैं कि नीम कीकर से क्यों बनाया जाता है, और कोई चीज़ नहीं इनके पास, और भी चीज़ है, लेकिन नीम कीकर इसलिए बनाते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते हैं और ये काफ़ी दिनों तक टिकाऊ हो जाती है। इस प्रकार के घर सामान्यतः राजस्थान जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इस दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है। इसके फर्श को समय समय पर गोबर से लेपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पहला तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इनका जो है गोबर से लेप क्यों किया जाता है। उसमें ऑप्शन देता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कीड़े ना लगें, इसलिए जो है समय समय पर इनका फर्श जो है गोबर से लिपा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगला जो है मजबूत में इसे मिट्टी में जो है भूसा मिलाया जाता है, मिट्टी में भूसा मिलाकर इसका दीवार को बनाया जाता है। यहाँ पे हम सब समझें आपका मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस लिए वहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं आज के भी समय में, इस पे हम सब विस्तार पूर्वक से चर्चा कर लिया। अब हम जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, बर्फ़ के घर, भी आप इसे हम इग्लू के भी नाम से जानते हैं। तो हम समझते हैं कि बर्फ़ घर कहाँ पाए जाएंगे, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बर्फ़ के घर बनाते हैं, इसमें इसका यूज़ कौन कौन से करता है, अपने यहाँ होता है कि बनते हैं कि नहीं घर बनते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, एक गुंबद की तरह बनाया गया है, उस पर प्रवेश करने के लिए छोटा सा गेट की तरह है, जिससे आप अंदर जाके रह सकते हैं। अब यह पूरा जो है बर्फ़ से ही बना हुआ है। इस प्रकार के घर के गुंबद के आकार के पाए जाते हैं। कैसे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा गुंबद के ही आकार के पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं देख लें और भी कोई आकार का टेढ़ा मेढ़ा बना रहे, आप कहीं कि नहीं यहाँ तो गुंबद की आकार बताए थे, यहाँ पर दूसरा आकार हो गया, लेकिन जो ज़्यादा संख्या होती है गुंबद का आकार का ही होता है। इस प्रकार के घरों का निर्माण बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। कैसे दोस्तों, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़कर ऐसे घर का निर्माण किया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कैसे। आप यहाँ पे हम आगे समझते हैं कैसे जोड़ के बनाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे काफ़ी लोग जुटे हुए हैं और बर्फ़ के यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, काट किसी दीवार टाइप गोला सा बना लेते हैं। अब ये घर का यूज कौन करता है उस पर हम सब समझते हैं। आप यहाँ पे चित्र में स्पष्ट हो जा रहा है कि किस तरीके से बर्फ़ को काटते हैं और किससे घर बनाते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
प्रवेश द्वार इसका बहुत छोटा बनाए हैं। अब क्यों छोटा बनाते हैं आगे इस पर हम सब चर्चा करते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो अगर बर्फ़ का बना है तो यह अस्थायी ही होगा। एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। अगला है एस्किमो। जो एस्किमो शिकारी हैं दोस्तों कहाँ जाते हैं, आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते हैं ताकि दीवारों के बीच मौजूद हवा बाहर न जा सके। यहाँ पे इसके जो मुख है दोस्तों, इसे छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि जो इसके अंदर की हवा है, गर्म हवा रहती है, उसे बाहर न जा पाए और बाहर की हवा अंदर ज़्यादा न जा पाए, इसलिए इसका जो है प्रवेश द्वार छोटे बनाते हैं। यहाँ पे हम सब समझ लिए बर्फ़ के घर और आपके मिट्टी के घर ख़त्म कर लिए। अब आगे हम समझते हैं बाँस के या लकड़ी के घर। बाँस के और लकड़ी के घर पाए कहाँ जाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि किस तरीके से बाँस के घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर सामान्यतः अधिक वर्षा वाले इलाके में बनाए जाते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पे इस प्रकार से घर आपके देखे जाते हैं, जो कि बाँस के ऊपर बनाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। अभी दूसरा चित्र हम दिखाते हैं आपको। इस प्रकार के घर अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। आगे देखते हैं। इनका निर्माण बाँस व लकड़ी के माध्यम से ज़मीन से जो नंबर दिया गया है दोस्तों, 3 से 3.5 फीट, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई और 10 से 12 फीट की ऊंचाई बनाए जाते हैं। ये एग्जैक्ट जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा एग्जैक्ट यही नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि 10 से 12 लिखा है तो अब 12 से 13 कर दे, यही आएगा। 10 से 12 आएगा और 3 से 3.5 ही आएगा। जिसका मीटर होता है 3.5 से 3.5 मीटर है, और जो इनका फिट में दे जा रहा है वो 10 से आपका 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, यह घर है। यहाँ पे नीचे इसकी जो लंबाई है दोस्तों वही आपके 3 से 3.5 मीटर होती है, और जो है ऊपर होते हैं। नीचे आप इनका बाँस लगा दिया जाता है या फिर लकड़ी लगा दिया जाता है, और इनका रहने का काम पूरा ऊपर होता है। जब बनाते इसलिए हैं ताकि जो बारिश होता है, यहाँ पे ऊपर हमने आपको बता दिया अत्यधिक वर्षा वाले इलाके में बनाया जाता है। जब बारिश होता है पूरा बूढ़ जाता है, यहाँ पे पानी लग जाता है, तो अगर घर नीचे रहेगा तो ये भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ ऊपर पे रहने का व्यवस्था ऊपर है तो नीचे पानी हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में पानी नहीं आएगा और हम सेफ रहेंगे। अब ऐसे घर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ के बनाते हैं लोग, उस पर हम सबसे चर्चा करते हैं। इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य अत्यधिक वर्षा में सुरक्षित निवास करना होता है, जैसा कि हम सब आपको पहले ही बताएं। इस प्रकार के घर दोस्तों असम जैसे राज्य में पाए जाते हैं। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, आपके असम जैसे राज्यों में ऐसे घर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपका एग्ज़ाम में जब भी आएगा असम ही आएगा, ऐसा नहीं और कोई राज्य दे दे। आपको अगर असम ले दिया है तो उसमें आप असम ही टिक करना है, वही आपका आंसर सही होगा। अगला है दोस्तों लकड़ी व पत्थर के घर। आपके घर ऐसे घर दोस्तों कहाँ पे पाए जाएंगे जो लकड़ी और पत्थर से बनते हैं। पत्थर वाले घर, अब पत्थर से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, ऐसे घर जहाँ पे पत्थर ज़्यादा पाया जाएगा, पहाड़ी इलाका हो वहीं पे पत्थर ज़्यादा पाए जाएंगे। अब उसको आपको समझना है कहाँ पे पत्थर ये सब बनते हैं। ऐसे घर इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ये घर पत्थर व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों में दीवारें चूने द्वारा पोती जाती हैं, जिससे घरों में कीड़े ना लगें। पहली बात तो ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाएंगे। दूसरा, घर पत्थरों और लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं, और इनके जो दीवार है दोस्तों वह चूने द्वारा पोती जाती है। क्यों पोती जाती है? ताकि इन पे कीड़े ना लगें। इन घरों में फर्श लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी जो फर्श होती है दोस्तों पक्की नहीं होती है, वह लकड़ी के द्वारा इनकी फर्श बनाई जाती हैं। ये घर 1 मंजिल और 2 मंजिल दोनों होते हैं। आप चित्र में भी यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से 1 मंजिल और दोनों मंजिल में घर बने हुए हैं। इसके निचले मंजिल का प्रयोग स्वनिवास की, जो इसका निचले मंजिल होता है दोस्तों वहाँ पे लोग अपना निवास करते हैं।
इस प्रकार के घर आपके हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। जो आपके लकड़ी और पत्थर के घर होते हैं दोस्तों, वह आपके हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घरों की छतें ढालू होती हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा ही है। इनकी जो छतें वह ढालू नुमा होती हैं। अब ढालू नुमा होती क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों आपके जो हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। अगर इसकी छत समतल रहेगी, सपाट रहेंगी, तो फिर बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ पूरा आपके छत पे रुक जाएगी, छत गिरने का चांस रहता है। अगर ढालू रहेगी तो बर्फ़ गिरेगा, बर्फ़ कट के नीचे चला आएगा और घर आपका सेफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में घर की छतें ढालू होती हैं, लेकिन लद्दाख में दोस्तों समतल पाई जाती हैं। लद्दाख में ये छतें समतल पाई जाती हैं और इनका उपयोग वहाँ के लोग दाना सुखाने इन सब के लिए करते हैं। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम सब लकड़ी और पत्थर के भी घर समझ लिए। अब हम सब समझते हैं हाउस बोट। ये हाउस बोट दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, किस जगह, किस स्थान पर, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम सब समझते हैं। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है हाउस बोट। हाउस बोट, अब यह जाहिर सी बात है, अगर बोट हो रहा है तो नाव की तरह रहेगा। ये आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, यह एक नाव की तरह है जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। इसे तैरता हुआ घर भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम तैरता हुआ घर के भी नाम से जानते हैं। ये अधिकांशतः 2 मंजिला के होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिले के होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। जो इसके सुंदर, अभी हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कितना अच्छे से सजाया गया है। इसमें जो है सजावट इसलिए किया जाता है ताकि जो पर्यटक आए हैं, आपके सैलानी आए हैं, इसे देख के आकर्षित हों और इसमें रहें। यह घर तो खुद के रहने के लिए बनाते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो आपके सैलानी जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, उन्हीं सब के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं। ये सामान्यतः दोस्तों पाए कहाँ जाते हैं, केरल और जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसे घर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम सब आदमियों का घर देख लिए, जो आपके जिस राज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब हम यहाँ पे समझते हैं पक्षियों का आवास। पक्षी कहाँ पे कैसे पक्षी रहते हैं। चील दोस्तों, हम सबसे पहले चील को समझेंगे। चील का आवाज़, यहाँ पे चील का घोंसला आप देख रहे होंगे, किस तरीके से चील अपना घोंसला बनाया है और उसमें रह रहा है। सबसे बड़ा घोंसला, जब भी एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा घोंसला किस चीज़ का होता है दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा चील। चील का सबसे बड़ा घोंसला होता है। इसकी जो घोंसले की लंबाई होती है वो करीब 4 फीट तक चौड़ा हो सकता है। ये अपने घोंसले का निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर करते हैं। ये अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करता रहता है। यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर यह अपना घोंसला बनाता है और अपने घोंसला जो है बनाने के बाद कुछ सालों तक ही इसका उपयोग करता है। ऐसा नहीं हर साल अपना घोंसला बदलता रहता है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है इसको समझिए, इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। लेकिन अभी कौवे की बात आए तो उसमें भी ऐसा शब्द रहेगा, लेकिन इसमें और कौवे में बहुत अंतर होता है। उस पर आगे हम इस पर कन्फर्म कर देंगे जो कौवा टॉपिक आएगा आपका। अब हम गिद्ध को समझते हैं। गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है। यह इलाके के सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण करता है। या दोस्तों जो आपका चील होता है, वो गिद्ध होता है, वह चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का ही उपयोग करता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर इसको बनाना होता है तो वह जो है सुनसान पेड़ों पर, जहाँ पे आना जाना न रहे लोगों का, ऐसी जगह चुनता है जो सुनसान इलाका हो, वहाँ पे वह घोंसले का निर्माण करता है चील। अब हम फाख्ता पक्षी के बारे में बात करते हैं। फाख्ता कबूतर प्रजाति की एक बहुत सुंदर पक्षी है। आप चित्र में देख रहे होंगे तो कबूतर की तरह दिख भी रहा है, लेकिन ये कबूतर है नहीं दोस्तों।
फाख्ता को ही घुघु पक्षी के भी नाम से जानते हैं। इसको हम दोस्तों घुघु पक्षी के भी नाम से जानते हैं फाख्ता को। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। कौन दोस्तों? फाख्ता। अब हम बसंत गौरी पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे कि बसंत गौरी है और यह जो है पेड़ में इसके बच्चे हैं। अब इससे निष्कर्ष निकलता है इसका जो घोंसला होगा वह पेड़ में ही है, क्योंकि इसके बच्चे जो हैं पेड़ में हैं। अब इस पर हम समझते हैं बसंत गौरी को। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। कौन दोस्तों? आपका बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों गर्मियों में ही अपना घोंसले का निर्माण करती है और उसमें टुक टुक उसको खोदती रहते हैं। अब यहाँ पे हम गौरैया और कबूतर को एक साथ देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ सिमिलर होती हैं। ये लोग गौरैया और कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही अपना घोंसले का निर्माण करती है, अलमारी, बर्जा, इन्हीं सब पे। यहाँ पे कबूतर देख रहे होंगे, कबूतर किस तरीके से घोंसला बनाया है अपना। और यहाँ पे आपका गौरैया हो गया। गौरैया पक्षी को अपना घोंसला अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे बनाते हैं। कौन दोस्तों? गौरैया। जो गौरैया है अपना घोंसला अलमारी, छत, इन्हीं सब के पीछे घोंसले का निर्माण करती है। जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कबूतर पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप देखे होंगे आपके घर के जो बर्जा होता है, खंडहर टाइप होते हैं, मकान होते हैं, उन्हीं सब में यह घोंसला बना के अपना रहता है। फिर हम शक्कर खोरा की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लालटेन की तरह लटका लटका दिख रहा है, यह शक्कर खोरा का घोंसला है। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। शक्कर खोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। लालटेन की तरह लटक रहा है दोस्तों, ऐसा ही घोंसला आपका शक्कर खोरा बनाता है। फिर हम कौवा की बात करते हैं। कौवा अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली का प्रयोग करता है। अभी हमने शुरू में ही दोस्तों आपसे चर्चा किया था, शुरू में हमने चर्चा की था चील के बारे में। चील पे हमने बताया था इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर। चील जो होता है पूरे इलाके में जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है अपना घोंसला। लेकिन कौवा दोस्तों पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, जिस पेड़ पर अब घोंसला बनाएगा वह पेड़ इलाके का सबसे छोटा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ है कि कैसा पेड़ है उससे नहीं मतलब है, लेकिन उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ पाए जाते हैं होते हैं। कौवे की 6 प्रजातियाँ भारत में मिलती है दोस्तों। जो कौवे की है दोस्तों 6 प्रजातियाँ भारत में देखने को मिलती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। जो कौवा का घोंसला होता है दोस्तों उसमें कोयल भी अपने अंडे देती है। आगे हम कोयल को भी कवर करते हैं। अब यहाँ पे हम शुतुरमुर्ग को समझते हैं। शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करते हैं और उसमें अंडा देते हैं। यह दोस्तों जो आपका शुतुरमुर्ग है ये अपना अंडा देने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें अंडा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर घंटा के से 70 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। कौन दोस्तों? आपका शुतुरमुर्ग। यह भागता बहुत तेज है। इसकी स्पीड अगर औसत निकाला जाएगा यह करीब 70, ज़रूरत पड़ने पर यह 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भागता है। अब हम कोयल की बात करते हैं। यहाँ पे कूकू। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती, यह कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर ही बताया। कोयल भारत में कई जगह कविताओं का अच्छा प्रतीक माना जाता है। जो कोयल है दोस्तों इसकी आवाज़ लोगों को बहुत मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है, इसलिए इसे कविताओं में भी अच्छा प्रतीक माना जाता है। कोयल या कोकिल कुक्कू कुल की पक्षी है दोस्तों। किस कुल की पक्षी है? कुक्कू कुल की पक्षी है।
फिर हम दार्जिलिंग चिड़िया को समझते हैं। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, दार्जिलिंग चिड़िया, और इसका जो नाम पड़ा है इसके बिहेवियर के ही वजह से पड़ा है। अब दार्जिलिंग चिड़िया दर्जी ही नाम आ रहा है, मतलब यह चिड़िया दर्जी का काम करती हो। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, यह जब अपना घोंसला बनाया, 2 पत्तों को इकट्ठा करके उसे सिल दी है, सिल के उसी में अंडा दिए, उसी में उसका बच्चा है। 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों, कौन? दार्जिलिंग चिड़िया, और उसी में अंडा देती है। दार्जिलिंग चिड़िया को उसका यह नाम उसके घोंसले बनाने की खास कला के कारण मिला, जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया। इसका जो यह नाम है इसके बिहेवियर की वजह से मिला था। हम उल्लू को समझते हैं दोस्तों आगे। दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उल्लू, जैसा कि आप सबको ही पता होगा। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में झटके से पूछे तो नहीं होगा। यह घुमाता तो पूरा है, लेकिन झटके से पूछे तो आपके उल्लू को नहीं लगाना है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे दोस्तों, इसकी आंखें किस तरीके से आदमियों की तरह सामने हैं। फिर हम कलचिड़ी की बात करते हैं। कलचिड़ी पक्षी, कलचिड़ी इंडियन रॉबिन नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह बनाती है और उसी में यह अंडे देती है। जो कलचिड़ी होती है दोस्तों, वह अपना जो पत्थर के बीच में थोड़ा जगह रहेगा, उस मतलब इसी तरीके से छोटे स्थानों पर यह अपना घोंसला बनाती है और वहीं अंडे देती है। यह अपने घोंसले का निर्माण टहनी, ऊन के बाल, रुई, इन्हीं सब से करती हैं। अब यहाँ पे हमने दोस्तों आवाज़ को कवर किया, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं दोस्तों जो और आवाज़ है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मनुष्य को घरों में रहने वाले, जो मनुष्य के घर हैं उसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, उस पर हम सब चर्चा करते हैं। जो मनुष्य घर में रहने वाले जीव हैं उसमें आपका आता है कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी इत्यादि। और भी आते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं यही सब है जो मनुष्य के घरों में भी रहते हैं। फिर आपका है जंगल में रहने वाले जीव। जो जीव आपके जंगल में रहते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। आपका शेर हो गया, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, तेंदुआ, लकड़बग्घा, यह सब आपके जंगल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई हिरन पाल लिया है, कोई हाथी रखा है तो फिर वो तो घर में रह रहा है आदमी के, तो वो कैसे जंगल में रहने वाला होगा। लेकिन जो इनका मूल निवास है दोस्तों वह जंगल ही है। इसलिए आप कहाँ पालें, अपने घर पे रखें, उससे नहीं मतलब है। इनका मूल निवास कहाँ है उसको देखा जाएगा। वह इनका मूल निवास इनका जंगल ही है। आगे है पेड़ पे रहने वाले जीव। जो जीव आपके पेड़ पे रहते हैं दोस्तों उस पर हम यहाँ पे देखते हैं। आपका बंदर हो गया, सलाथ हो गया, लंगूर हो गया, पांडा हो गया, तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है आपके पेड़ पे ही रहते हैं। फिर हम पानी में रहने वाले जीव, जो जीव आपके पानी में रहते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे हम सब देखते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव आपके हैं, मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, व्हेल, मगरमच्छ, सांप, बत्तख, मेढक, कछुआ, यह सब आपके पानी में रहते हैं। लेकिन ज़मीन पे जो रहते हैं आपके कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बकरी, यह सब आपके ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं। यहाँ पे अभी हम सब अस्थाई निवास पे चर्चा किया, अस्थाई निवास के बारे में यहाँ पे समझा। अब हम अस्थाई को समझ लें। अस्थाई हम निवास कौन से आपके निवास अस्थाई के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपका हो गया ऋतु प्रवास या रैन बसेरा, या फिर आप टेंट भी कह सकते हैं। घने जंगलों में गर्म एवं ठंडे स्थानों से लोग आकर अस्थाई बस्तियों में आकर रहने लगते हैं। लोगों को इस मौसमी आवागमन को ऋतु आवास या रैन बसेरा कहते हैं। अगला पॉइंट है, अपने देशों में कई स्थानों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं जहां कड़ाके की सर्दी में बेघर लोग रात गुजार सकते हैं। कुछ रैन बसेरों में साफ सुथरे बिस्तरों के साथ साथ खाना का भी प्रबंध होता है। अब अस्थायी निवास उसको ही आप समझिए दोस्तों, जो निवास आपका
कुछ दिनों के लिए बने, जैसे सर्दी आ गई फिर बन गया, कहीं आपका बाढ़ आ गया, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है तो फिर उस वहाँ पे बना दिए कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं। कोई आपदा आ गई फिर उन सब के लिए बनाने के लिए कोई अस्थायी निवास बना दिए। तो ऐसे आपके निवास अस्थायी होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, फिर बाद में उसे हटा लिया जाता है। यहाँ पे हम सब आवास को कवर किया। अब आवास से टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4 फीट चौड़ा होता है और अपना घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। ऑप्शन है आपके पास चील है, गिद्ध है, उल्लू है, कौवा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यह सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन इसका जो घोंसले का चौड़ाई है वह 4 फीट तक है और यह घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। यह बार बार अपना घोंसला नहीं बनाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चील। चील जो है इसका घोंसला सबसे बड़ा घोंसला आता है, 4 फीट तक चौड़ा होता है और यह घोंसला अपना कई सालों तक इसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता। कौन सा इसमें आवास के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा उसको आपको बताना है। स्थान की भौगोलिक, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, विशेष स्थान की जलवायु, व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। जो इसका आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति का पारिवारिक आकार। उसके रहने के दोस्तों उसका परिवार प्रभावित थोड़ी करेगा, पारिवारिक आकार थोड़ी प्रभावित करेगा, उसे निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा। इसमें आपका नहीं पूछ रहा है तो नहीं, आपका गलत साथ चला जाएगा। आपके स्थान की भौगोलिक, आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस प्रकार से स्थान है वह आपको प्रभावित करेगा ही। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, किस प्रकार से वह सामाजिक उसकी स्थिति है वह प्रभावित करेगा। विशेष स्थान की जलवायु, अब जाड़ा है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, तो यह प्रभावित करता ही है। यह नहीं है और नहीं के साथ चला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है इसको आपको बताना है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए या फिर खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा कीड़ों को दूर बनाने के लिए। जैसे कि आपको हम बताए ही थे कि जो गोबर से लेप किया जाता है वह कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है, कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शक्करखोरा हो सकता है, कलचिड़ी हो सकता है, कौवा हो सकता है, फाख्ता हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया था सबसे ऊंची, यहाँ पे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, इलाका नहीं पूछा है कि उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली। यहाँ पे पूछा है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कौवा। अब दोस्तों हमने आज आवास को कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब आपके लिए डेली कोई न कोई सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।